आज के शो में बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज की सहूलतकारी बेनकाब बिटकॉइन माइनिंग और एआई डेटा सेंटर्स की तरक्की अहम इक़दामात का ऐलान, पाक तुर्क स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूं आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, भारत में चीखें हैं और भारतीय मीडिया में चीखें हैं, ये चीखें बढ़ती जा रही हैं रोज़ बरोज़। पाकिस्तान अपने मामलात माशी हो या सिफारती हो वो दुरुस्त कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे रीसेंट जो भारत के साथ कशीदगी हुई, इसे पाकिस्तान की सबकत के बाद, पाकिस्तान की बरतरी के बाद भारत को मुंह की तो खानी पड़ी है, ह्यूमिलेशन तो हुई है, जिल्लत का सामना तो हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की दुनिया भर में पजीराई हुई है और इस पजीराई को भारत किसी तरह भी निगलने को तैयार नहीं है, यानी एक्सेप्टेबल उसको किसी सूरत में ये नहीं नजर आता। अभी आज भी अगर इंडियन मीडिया के आपको कुछ टॉक शोज की टॉपिक्स उठा के देखें तो आप हैरान होंगे, और मेरा ख्याल है हैरान होना नहीं चाहिए, कि पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते उगलते भारत पाकिस्तान के दोस्त मुमालिक के खिलाफ भी जहर उगलना शुरू हो गया है। अब मिसाल के तौर पे तुर्की को लेकर आप देखें तो पाकिस्तान और तुर्किया के बेहतरीन मिसाली ताल्लुकात हैं, लेकिन इसको लेकर भी आज टर्की को टारगेट किया इंडियन मीडिया, जो टारगेट कर रहा है, क्या जुमले लिखे जा रहे हैं उनके टेम्पलेट्स में, टर्की टू बी कुक्ड, इंडियन ब्लड ऑन टर्कीज हैंड। ये न्यूज़ 18 इंडिया मैटर्स का टॉपिक है आज का। शिव अरूर की ट्वीट अगर आप देखें, वो कहते हैं कंफर्म्ड है जी, वो मतलब अपने तौर पे जो उनका स्टाइल है, तुरंत गोज बियॉन्ड ड्रोन्स लॉन्च ऑपरेशंस एंड डिसइंफो, कैन एंड विल इंडिया गो बियॉन्ड माइल्ड मेजर्स। और ये अब इंडिया को चार्ज कर रहे हैं कि दे शुड गो अगेंस्ट, पहले अमेरिका के खिलाफ बोला, अब जो दोस्त मुमालिक पाकिस्तान के साथ खड़े रहे उनके खिलाफ वहां की मीडिया वॉर हिस्टेरिया, वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है कि टर्की शुड बी कुक्ड। कोई कह रहा है जी कि माइल्ड मेजर्स आर इनफ और नॉट, यानी आप कुछ सख्त इकदाम उठाएं। इसी तरह टर्की पाकिस्तान एक्सिस न्यू थ्रेट टू इंडिया, ये आप एक और चैनल की आप टाइटल पढ़े जो आज उनके चल रहे हैं। तो भारत तो बिल्कुल जिसे कहा जाए भारतीय मीडिया, भारतीय रियासत, भारतीय सियासत, हुकूमत मुकम्मल तौर पे बौखलाहट का शिकार है। उसको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से पाकिस्तान के रीसेंट जो रिटेलिएशन थी उस हवाले से अपनी ह्यूमिलेशन को रोकने के इकदाम करे, और पाकिस्तान का बढ़ता हुआ असर रसूख है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान को माना गया है, पाकिस्तान के स्टेटस को, पाकिस्तान की एयर फोर्स को, पाकिस्तान की फोर्सेस को, पाकिस्तान की सिफारती सतह पर कोशिशों को सराहा गया है। पाकिस्तान का केस स्ट्रांग हुआ है आलमी सतह पर, और यह भारत को कबूल नहीं है। और आप देख सकते हैं कि जो दोस्त ममालिक हैं उनके खिलाफ भी अब तनकीद शुरू हो गई। इससे पहले आपने गौरव औरिया ईरानी जो फॉरेन मिनिस्टर के खिलाफ तनकीद का निशाना बना रहा था, तो बाकायदा ईरान एम्बेसी जो इंडिया में है और फिर इंडियन एम्बेसी इन ईरान, उनको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी थी इस मामले के ऊपर कि ये जो आदमी है इसका रियासत से और रियासत की पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा इसको सीरियस ना लिया जाए। तो ये जो भारतीय मीडिया पे बैठकर इस वक्त तबसरे कर रहे हैं, उन सब की बातों को लेकर भी सिफारती सतह पर नोट किया जा रहा है और उसका नुकसान भारत को उठाना पड़ रहा है। साथ साथ माशी लिहाज से आज फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ अहम स्टेटमेंट्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान, और दुरुस्त कहा है कि पाकिस्तान का माशी सफर जो है एक सही सिमत में और सही सिमत के साथ मुतवाजन और इस्तेहकाम मईशत की तरफ जारी है। आज पाकिस्तान ने बिटकॉइन माइनिंग के हवाले से भी अहम डेवलपमेंट्स हैं। बिलाल बिन साकिब जिनको मिनिस्टर फॉर स्टेट बनाया गया है, और साथ में बिटकॉइन माइनिंग के हवाले से और एआई डेटा सेंटर्स के हवाले से कुछ अहम इकदामात का ऐलान भी किया गया है। इन इकदामात का इम्पैक्ट भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि याद रखें आप जहन में कि भारत ने भरपूर कोशिश की थी कि पाकिस्तान का माशी दिवालिया, या भारत के जो यहाँ पे फोर्सेस मुल्क दुश्मन अनासर मौजूद हैं, पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट डिक्लेयर करा सकें या कह सकें दुनिया में पाकिस्तान डिफॉल्ट है। और ये तक कहा गया जी कि बिटकॉइन के जरिए अपने एसेट्स को लिक्विडेट करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, लेकिन ऑल दिस हैज बीन प्रूवन टू बी फॉल्स। आईएमएफ के खिलाफ उन्होंने पूरी साजिश की कि आईएमएफ पाकिस्तान को कर्जा ना दे या पाकिस्तान का प्रोग्राम मुअत्तल कर दे, ये भी नाकाम हुआ। बिटकॉइन पे हम एडवांस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपनी क्रिप्टो करेंसी डिजिटल वॉलेट्स की तरफ, और इंशाल्लाह इसके समरात पाकिस्तान की मईशत को आएंगे। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान के जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के प्रोमिसेस हैं उनके मैच्योरिटी के हवाले से भी मुस्बत खबरें आ रही हैं। एक ब्रेक के बाद सारे मामलात पर, अहम तरीन डेवलपमेंट्स पर, पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात, सिफारती महाज पर पाकिस्तान की जंग
और दिफाई बर्तरी, तकनीकी बर्तरी, इस पर गुफ्तगू होगी। एक ब्रेक के बाद अब्दुल्ला गुल साहब होंगे साथ, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात। अब्दुल्ला गुल साहब तहरीक जवानान पाकिस्तान के सरबराह हैं, सीनियर तज़्ज़ियानिगार प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला गुल साहब ये बताएं, तुर्की को लेकर खास तौर पर भारत में बड़ा शोर है, चर्चा है, तकलीफ है। आज सारे इंडियन मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि जो स्ट्रैटेजिक लिंक पाकिस्तान और तुर्की का बन रहा है, वो कोई शिव अरूर है, वो ट्वीट कर रहा है कि इट इज ही हैज ब्लड ऑन हिज हैंड, तुर्की के लिए कह रहा है, उनके सरबराह के लिए कह रहा है। कहीं उनके मीडिया के अंदर ये कहा जा रहा है कि इस नेक्सस को का थ्रेट है टू इंडिया, जो CNN 18 उनका लिख रहा है। तो इतना थ्रेट क्यों परसीव किया जा रहा है इस दौरे को, खास तौर पर तुर्की के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, इसके मुतअद्दद वजूहात हैं। नंबर 1 पहली बात यह है कि जब तुर्किया ने जब जंग के दिनों में एक अपनी वॉरशिप जो है वो पाकिस्तान भिजवा दी, कराची के अंदर लंगर अंदाज हुई, ये एक मैसेज था बड़ा वाज़े। दूसरी बात यह है कि तुर्किया जो है वो डिफेंस आर्मामेंट के अंदर, यानी कि जो असले की प्रोडक्शन के अंदर उनके बहुत अच्छा जो मेयार है वो मौजूद है, जिसके अंदर पहले ही हमारे ड्रोन्स के अंदर बाकायदा पाकिस्तान और तुर्किया अपनी जो एक शराकत दारी के ज़रिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो कान्स जहाज़ है उसके हवाले से हमारा एक प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी चल रहा है, और इसके अलावा नेवल जो हमारी इन्हांसमेंट है उसके अंदर भी तुर्किया एक किरदार अदा कर रहा है। मुआशी सतह के ऊपर भी पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान एक मेरे ख़्याल में बड़ा अच्छा रिश्ता जो है वो मज़ीद मुस्तहकम होता चला जा रहा है। इसी तरीके से हमारा जो यानी कि मुख्तलिफ़ शोबा हाय ज़िंदगी के अंदर तुर्किया अपना किरदार अदा कर रहा है। तुर्किया इसलिए भी अहम है क्योंकि ख़ास तौर पे तुर्किया और पाकिस्तान के नज़रियात जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। दूसरी जानिब जो है आप देखें कि उनका झंडा लाल है और हमारा सब्ज़ है, बाकी झंडा एक ही है। तीसरी चीज़ जो है वो हमारा उनके साथ खिलाफत के ज़माने का जो है एक ताल्लुक़ है, और पाकिस्तान ने उनकी वॉर्स के अंदर बाकायदा जो है वो इस खित्ते ने बाकायदा मदद की, मुख्तलिफ जो जंगें उनकी माजी के अंदर हुई। अब जो अहम बात है वो ये है कि तुर्किया वो वाहिद मुल्क है जो आधा यूरोप में है और आधा एशिया के अंदर है, और अपनी मुआशी इस्तेहकाम की वजह से दुनिया में एक मुमताज़ मुकाम हासिल कर रहा है। चिल्बी जो कंपनी थी तुर्किया की, पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जब जंग हुई तो उस दौरान में चिल्बी कंपनी को बाकायदा जो है वो तुर्किया की सपोर्ट की वजह से, पाकिस्तान की सपोर्ट की वजह से बैन कर दिया गया, जो वहाँ ग्राउंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी भारत के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के ऊपर। दूसरी जानिब जो उनके एजुकेशन आपस में टाइज़ थे, वो एजुकेशन के टाइज़ जो है वो भी ब्रेक कर दिए गए, और साथ ही साथ जितने भी वहाँ टूरिज़म के लोग थे, जो टूरिस्ट ऑपरेटर थे, वो भी तुर्किया जाने को जो है डिस्करेज कर रहे हैं, और वहाँ भी उन्होंने अपने रवाबित ख़त्म कर दिए हैं। इसी तरह से आज़रबाईजान के साथ भी यही मामला हो रहा है। अब देखने की बात यह है कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। पहली बात तो यह है कि ज़ाहिर है उसको एक अपना गुस्सा है, लेकिन भारत को ये समझ जाना चाहिए कि अब भारत वो भारत नहीं है जिसका एक ज़माने में सिफारती हवाले से एक डंका बजा करता था और पूरी दुनिया में उसकी सिफारत को पसंद किया जाता था। अब एक ऐसा भारत सामने आया है जो एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म करता है, जो दुनिया के अंदर अपने दहशत गर्दों को भेजता है, वो चाहे यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो अरब दुनिया हो, कतर वगैरह, ये वहाँ ये काम करता है। अब भारत पहली दफ़ा डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार हो गया है। वो ये समझ नहीं रहा कि तुर्किया हो, चीन हो, आज़रबाईजान हो, ईरान हो, सऊदी अरब हो, ये कैसे जो है वो पाकिस्तान के करीब हो रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो फतह हुई है पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि ग्राउंड ऑफेंसिव के अंदर भी, एयर डॉक्ट्रिन के अंदर भी जो हमने एक मेरे ख्याल में कटिंग एज दिखाया, वो मेरे ख्याल में एक लायक तहसीन। ये देखें, ये बात तो जब मेरे वाले DGISI थे जनरल हमीद गुल रहमुल्लाह, तो उस टाइम पे उन्होंने बाकायदा एक पेपर लिखा था जिसके अंदर पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान और तुर्किया, ये एक ब्लॉक उन्होंने बना के दिखाया था। ये इकोनॉमिकली, स्ट्रेटिजिकली और डिफेंस के हिसाब से भी जो है एक अहम ब्लॉक
ब्लॉक है और यही इंडिया को ख़तरा है कि कहीं ये ब्लॉक बन गया तो पाकिस्तान जो कि एक मिलिट्री पावर तो है ही, ये कहीं एक इकोनॉमिक पावर जो है वो ना बन जाए और दुनिया के अंदर ज़ाहिर है जो इकोनॉमी जिन लोगों की अच्छी होती है उनके सिफारती ताल्लुकात भी खुद ब खुद बेहतर होते हैं। ख़ास तौर पे आप देखें कि भारत को जहां जा रहा है जूते खाने पड़ रहे हैं। अभी अमेरिका के अंदर देखें कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जो उनकी बेइज्जती की है और मुझे बहुत जल्द नज़र आ रहा है कि जिस तरह से ज़ेलेंस्की को बुला के बेइज्जत किया गया था इसी तरीके से भारत के वज़ीर आज़म की भी बारी आ रही है। लेकिन सबसे ख़तरनाक बात जो भारत के लिए है वो ये है कि बीजेपी का सूरज अब डूब रहा है और नरेंद्र मोदी अब मुझे ज़्यादा देर हुकूमत करते नज़र नहीं आ रहे और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी अपने डूबते इक़्तिदार को बचाने के लिए हर किस्म की जो ओछे हथकंडे हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो तुर्किया के हवाले से हो या वो पाकिस्तान या दीगर ममालिक के हवाले से हो। ये भारत को एक पहली दफ़ा डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार होना पड़ रहा है। चीन जो है वो आपको मालूम है उसके असरात रूस के अंदर भी पाए जाते हैं और रूस की एक डॉक्ट्रिन के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार है चीन का। अब बीजिंग जो किरदार अदा कर रहा है, जिस अंदाज के अंदर अफगान तालिबान के साथ हमारे मामलात को बेहतर कराया है, $22 बिलियन की उनकी अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट है और इसका मतलब यह है कि अगर अफगानिस्तान सेटल होता है तो फिर हमारा जो टेररिज्म का थ्रेट है टीटीपी या BLA जैसे लोगों का वो भी हमारा मिनिमाइज हो जाएगा और दूसरी जानिब जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए वस्ती एशिया की जो मार्केट्स हैं वो खुल जाएंगी, तिजारती रास्ते जो है वो आपके ईस्टर्न यूरोप तक खुल जाएंगे। तो पाकिस्तान का जो रूस के ऊपर एक जो तरीका था, देखें ना, भारत इन्हिसार करता था लेकिन पहली दफ़ा उसको इस मौजूदा जंगी सूरत हाल के अंदर जो है वो रूस ने उससे जो है वो मरासिम नहीं दिखाए जिस तरीके से एक डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनर के होते हैं। दूसरी जानिब इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो किरदार वो चाहता था नरेंद्र मोदी को जो दिया गया था कि आप जो है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं इस इलाके के, भारत के मुतल्लिक अब अमेरिका के अंदर एक थॉट प्रोसेस शुरू हो गया है कि क्या भारत वो तमाम चीज़ें और चाइना की कंटेनमेंट पॉलिसी का किरदार अदा कर सकता है जो कि उसके लिए हमने जो है वो थानेदार बनना था लेकिन बना था। नहीं, तो इट्स इन शॉर्ट इट्स ओवर फॉर इंडिया अगर कहा जाए तो। उनके तमाम ख्वाब चिकनाचूर हुए, दुनिया की उनसे उम्मीद वाबस्ते खत्म हुई, चिकनाचूर होकर मिट्टी में मिल गए जो उनके तमाम जो उनके नापाक अज़ाइम थे। ये इन शॉर्ट यही हुआ पूरा। In short, this is the end of Narendra Modi and a new beginning of a new India जिसके नक्शा जो है वो मुख्तलिफ होगा। ये मैं आपको बड़ा वादे बड़ा सोच समझ के बता रहा हूँ, मेरी ये कैलकुलेटेड जजमेंट है। इस नक्शे में किसका किरदार आप देखते हैं उभरता हुआ जो रिप्लेस करेगा मोदी को? मजीद हेट और एक्सट्रीमिस्ट होगा या कोई आपको लगता है कहीं से कुछ उम्मीद है? मेरे ख्याल में एक दफ़ा फिर भारत जो है वो एक जो बीजेपी की हिंदुत्व की सोच थी उससे निकल के वापस सेकुलरिज्म और जो लिबरलिज्म है उसकी तरफ जा रहा है और उसके लिए ज़ाहिर है कांग्रेस का किरदार मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरी जानिब जो इंडिया में आज़ादी की मूवमेंट्स हैं वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही हैं। ख़ास तौर पर सिखों का किरदार जो है आफ्टर बॉम्बिंग अमृतसर विद बैलिस्टिक मिसाइल्स, इंडिया हैज़ कमिटेड a crime against minorities of India and humanity also। NIA ने कुछ CPRF के उनके जो लोग पकड़े हैं कि वो और उन पे इल्जाम लगाया कि दे आर स्पाइंग फ्रॉम पाकिस्तान, तो उनके अपने अंदरूनी तौर पे टूट फूट का शिकार भारत होना शुरू हो तो गया, अपने लोग पकड़ना उन्होंने शुरू कर दिए। देखिए ना, भारत को तो पहले तो जनरल DS राणा को पकड़े ना, जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह थे। उन्होंने वो रॉ के खुफिया डॉक्यूमेंट्स तो उन्होंने ही लीक किए थे ना, वो उनकी अपनी ज़ाती कस्टडी में थे, तो आप वो देख लें। इसी तरीके से SP धारकर जो कि उनके वाइस एयर चीफ थे उनका भी आपको मालूम है। और फिर इसी तरीके से जंग के शुरू में ही जो जनरल सुशेंद्रा कुमार थे उनको किस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, जो इस टाइम पे 15 और 16 कोर को कमांड कर रहे थे नॉर्थ के अंदर, तो नदरन कमांड के वो कमांडर थे। तो फिर आप मुझे बताएं कि भारत के अंदर जो है इस टाइम पे बगावत तो फौज के अंदर हो गई है, क्योंकि फौज ये सोचने पे मजबूर हो गई है कि ये जो नरेंद्र मोदी और इसकी कंपनी है बीजेपी और जो अजीत दोवल है या राजनाथ सिंह है या जो है वो अमित शाह है या नरेंद्र मोदी खुद है या फिर जो है वो जयशंकर है, ये तमाम के तमाम भारत की नज़रियात और जोग्राफिया को तब्दील करने जा रहे हैं। और यही वजह है कि उनके यहाँ एस्टैब्लिशमेंट और उनके यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस टाइम पे नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी मुखालफत। एक ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद आके पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पर भी गुफ्तगू करते हैं। खास तौर पे जो फील्ड मार्शल का फैसला हुआ, कुछ लोगों को बड़ी इस पर चुभन हुई, उन लोगों पर भी बात करते हैं और कुछ हमारी जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से फैसले हुए उस पर गुफ्तगू होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन हकायक, अहम तरीन सवाल, तुर्की का दौरा पाकिस्तान का और इस दौरे पर उठने वाली चीखें। भारतीय मीडिया पागल हो चुका है, यानी पाकिस्तान के खौफ से बौखलाहट का शिकार तो है ही, लेकिन हर मूव को एक थ्रेट समझा जा रहा है। रिसेंटली जब ये तुर्की के दौरे के हवाले से इंडियन मीडिया ने क्रिटिसिज्म की है, उसमें कहा है जी कि इट इज़ अ थ्रेट टू इंडिया। उन्होंने ये तक कह दिया है कि ब्लड है इस वक्त, यानी कबूल कर लिया कि हमारी शिकस्त हुई है और उसमें तुर्की का बड़ा अहम तरीन किरदार है। नामवर सहाफ़ी चीदा चीदा उनके इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब्दुल्ला गुल साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो हालिया फैसले हुए, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनकी ये जो इस वक्त उनको तरक्की, जो उनको ऑनर दिया गया, इसको लेकर भी कुछ हलकों ने बड़ी तनकीद करी। ये कौन से हलके हैं, इन्हें क्यों चुभन है, क्यों तकलीफ है इन लोगों को, क्या वजह है? सैफान साहब देखें, सीधी सी बात है, ये वही हलके हैं जो भारत की ईमा पे, इसराइल की ईमा पे मगरिब में बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ जो है वो उगलते रहते हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान के लोगों को भड़काते रहते हैं। ये पॉलिटिकल फॉर्म्स के अंदर भी मौजूद हैं, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर भी मौजूद है, ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के तौर पर भी मौजूद हैं और मेरे में अब इसमें कोई राय नहीं है और बड़े खुल खेल के सामने आ गए। मैं आपको वैसे बता दूं कि पहले इन लोगों की फॉलोइंग थी और मैं देखता था कि इनके ऊपर जो कमेंट्स आते हैं उसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा कमेंट्स होते थे। लेकिन आज यकीन माने कि बहुत ज़्यादा बड़ी तब्दीली आई है, एक पैराडाइम शिफ्ट आया है जिसके अंदर ये तमाम लोग जिनको पहले पजीराई होती थी, आज उनको लोग थू थू कर रहे हैं, उनके जो है वो क्लास ले रहे हैं और उनको जो है बरहना कर रहे हैं, उनसे सवालात पूछ रहे हैं। ये वो तमाम लोग हैं। अब मैं गुजारिश करता चलूं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से तकलीफ़ क्या थी। देखिए, पहली बात यह है कि बहुत सारे लोग ये नहीं समझते कि वो कहते हैं कि जी जो एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब हैं, उनको जो है वो आपने क्यों नहीं बनाया मार्शल ऑफ द फोर्सेस। देखें, उसके अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है। पहली बात यह है कि फ़ौज जो होती है वो ये फ़ैसला करती है, यानी कि आर्मी चीफ जो है वो ये फ़ैसला करता है कि क्या जंग में जाना है या नहीं जाना। जंग में जाना है तो कौन सा तरीका इख्तियार करना है, वो नेवी से करना है, वो एयरफोर्स से करना है, वो ग्राउंड ऑफेंसिव करना है या आपने अपने मिसाइल बैटरीज को जो है वो इंगेज करना है। ये फैसला जनरल आसिम मुनीर साहब ने किया था और कानून और आइन के मुताबिक जो फैसला करता है उस शख्स को फील्ड मार्शल का ओहदा दिया जाता है। इसलिए ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब जो कि हमारे हीरो हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके फैसला नहीं था, फैसला जनरल आसिम मुनीर का था, उनके फैसले के ऊपर फ़ौज ने जो है बाकायदा एक्ट किया और एयरफोर्स को अहकामात जब जारी हुए तो वो भी जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी से जारी हुए। ये बात जानना बड़ा ज़रूरी है। ये एस्टैब्लिश्ड के वो उनका जो किरदार है जनरल आसिम मुनीर का, और उस पर तो पूरी दुनिया उनको पजीराई दे रही है। इन लोगों को तकलीफ क्या है? ये तो तनकीद, जो जस्टिफिकेशन तो वो है ही नहीं इस तनकीद की। मसला क्या है इन लोगों के साथ? क्या कमाल कर रहे हैं भाई, इनका डिज़ाइन सारा ख़राब हो गया। इनका जो एजेंडा था, मैं आपको बताऊं, 9 मई से जो सफ़र शुरू हुआ था, 9 मई को जिन्ना का घर जो था, जिन्ना रहमतुल्लाह का, वो निशाने पे था। जिन्ना की कौम में तकसीम डाली गई और जिन्ना की अफवाज के ऊपर जो है वो वार किया गया। लेकिन जब 9 मई से ये जो सफ़र शुरू हुआ 7 मई तक का, 7 मई का जो सफ़र था वो उसमें ये हुआ कि दुश्मन अपने जो इरादे थे उसमें नाकाम हुआ। जब नाकाम हुआ और वो जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स उसने हासिल करने थे वो नहीं हुए, तो पहलगाम का एक ड्रामा बुना गया। उसके नतीजे में एक जो जिसको कहते हैं ना प्रीटेक्स्ट क्रिएट किया गया। उसके बाद जो है आप पर बराह रास्त हमला किया, ये सोचते हुए कि ये कौम मुंतशिर हो गई है। लेकिन सैफान भाई, कौम मुंतशिर नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई और इस कौम को अकल और शऊर से नवाजा और नतीजा ये हुआ कि ये कौम इकट्ठी हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो जवाब दिया। तो 7 मई को जो टारगेट था वो जिन्ना का पाकिस्तान था। जो 9 मई से सफ़र शुरू हुआ वो भी वही मकसद था, 7 मई को भी वही मकसद था। ये वो लोग हैं जो गुमाश्ते जिनके ऊपर अरब रुपया भारत खर्च कर चुका है। आप मुझे बताइए ना, ये आदिल राजा जो है वो कैसे ब्रिटिश वहाँ रेजिडेंटशिप लेके बैठा हुआ है, किस तरीके से उसको इख्तियार मिला? यहाँ तो ब्रिटिश वीज़ा किसी को नहीं देते। और फिर अचानक जो है फिर इसी तरीके से वो इमरान रियाज साहब जो हैं वो वहाँ पहुँच गए हैं। वो रोज़ाना बुग़्ज़ जो है वो अफवाज के मुतल्लिक जो है वो शुरू हैं। लेकिन
अब कौम को समझ आ गई है, वो इनका मुहासबा कर रहे हैं, वो इन लोगों की पकड़ कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर अब मायूसियों की जगह नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अब तरक्की की राहें गामजन होंगी। जिस तरह से बुनियानुल मरसूस से आपने अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा किया और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक तो अल्लाह ने आपको शीशा पिलाई दीवार बना दिया। अब हमें वही इत्तेहाद कायम करते हुए मुआशी तरक्की करनी है, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, हमने जो है एजुकेशन और हेल्थ के अंदर तरक्की करनी है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को दुनिया का अजीम तरीन मुल्क बनाना है। यही पाकिस्तान का ख्वाब है। जो एक ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवाल। अब्दुल्ला गुल साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है। अब्दुल्ला गुल साहब, ये जो अभी बात हो रही थी कि फील्ड मार्शल कहने पर और जो खास और बनने के बाद तकलीफ हुई कुछ अफराद को, और उस तकलीफ का शायद कोई इलाज दुनिया में नहीं है जो उस वक्त उनको तकलीफ हो रही है, तो अब इंशाल्लाह यहाँ से पाकिस्तान के 6 दिन शुरू है। लेकिन इन लोगों के ये जो मुल्क दुश्मन थे, जो पीठ पीछे वार कर रहे थे जो हमें, और उन्होंने जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि नेस्त तो नाबूद करना इन अफराद को जो कि इंतशार और दहशत फैलाने मुलव्विस थे, तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होने लगी है अब, और क्या एक्शंस है, क्या लिस्ट बनी है, किस तरह से कार्रवाई का आगाज होगा, कितना ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ये एक्शन होगा? गुल साहब जी। देखिए, आईन पाकिस्तान के मुताबिक जो गद्दारों की सज़ा है वो इनको मिलनी चाहिए। यही कौम की डिमांड है, यही हमारा मीडिया जो है बेनकाब करता रहा आपके प्रोग्राम के ऐन मुताबिक। और हमारे मीडिया ने बड़ा, मेरे ख्याल में एक बड़ा बैलेंस किरदार अदा किया। गो कि इसके अंदर हमें बहुत सारे, देखें, जो जंग होती है वो बड़ी खूबसूरत चीज़ भी होती है, क्योंकि वो हर की जो असलियत होती है वो सामने ले आती है। जो दुश्मन होते हैं उनको भी आया कर देती है, और जो सज्जन होते हैं उनको भी जो है वो सामने जो है वो खिलर के वो आ जाते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि इस जंग ने बहुत सारों को बेनकाब किया और उनका जो असलियत थी वो कौम के सामने खुल के आ गई। इन नासूरों को किसी सूरत नहीं छोड़ना, चाहे वो मीडिया की फील्ड में हो, चाहे वो सियासत की फील्ड में हो, चाहे वो कोई सरकारी ओहदों के ऊपर शामिल हो, चाहे वो किसी भी जगह हो। याद रखिए कि जनरल फैज़ हमीद साहब को उन्होंने गिरफ़्तार किया हुआ है, और इसी तरीके से जो लाहौर के कोर कमांडर थे 9 मई के बाद उनको बर्खास्त किया गया था, समेत 17 दीगर अफसरों के। तो फ़ौज ने अपना एहतसाब का अमल जो है वो मुकम्मल किया। अब ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है, अदलिया की ज़िम्मेदारी है कि हमने एक प्रॉस्परस पाकिस्तान देखना है, एक स्टेबल पाकिस्तान देखना है, और उसके लिए ज़रूरत है कि कानून के तकाज़ों को सामने रखते हुए सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जाएँ। वरना याद रखिए 9 मई जैसे केस रोज़ाना होंगे और ये हर गली चौराहे के अंदर होंगे। इसलिए पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक मैं कहता हूँ ऐसी सज़ा दी जाए जो इबरत का निशान बन जाए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैं क्यों ना हूँ। लेकिन अगर मैंने पाकिस्तान मुखालफत की है तो बिल्कुल इसके ऊपर किसी किस्म की रियायत नहीं बख्शनी चाहिए। और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात तय हुई है। देखिए, पहले अफवाज की कोई और बात थी, बावजूद इस फौज को जिस तरीके से तनकीद का निशाना बनाया गया, जिस तरीके से सिपाहियों के ऊपर जो है वो लाठियां मारी गईं, जिस तरीके से उनकी गाड़ियों के ऊपर 9 मई को पथराव किया गया, जिस तरीके से ISI हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया, जिस तरीके से एयरफोर्स के जहाज़ों को, चागी के पहाड़ों को, यानी कि जो चीज़ सिंबल ऑफ पाकिस्तान थी, प्राइड ऑफ पाकिस्तान थी, उसको निशाना बनाया गया। ये क्यों हुआ? GHQ के साइन के ऊपर जाके लोगों ने कूदे। खुदा का खौफ करें कि वो GHQ का साइन जिस पे सब्ज़ रंग जो है गुंबद खिदरा का है, जिसकी तलवारें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवारों के साथ जो है वो उन्होंने तशबीह दी हुई है, ये आप देखें, ये कौन कर सकता था? ये क्या? लेकिन अब इनका काउंटडाउन शुरू हो गया, नेस्त तो नाबूद होने का जो जिक्र है, तो इनका इख्तिताम जो है उसका सफर का आगाज हो चुका है। और ये आप सही कह रहे हैं कि अब तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग अदलिया, दे शुड बी ऑल ऑन वन पेज। इसके लिए किसी को कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए अब यहां से। गुल साहब जी बिल्कुल, इसके अंदर देखें, अब हम जीती हुई कौम हैं, हम जीती हुई फौज हैं, और हम जीती हुई जो है वो इस टाइम पर रियासत हैं और हुकूमत है।
इस टाइम पे मजबूत, ये दिस इज द बेस्ट टाइम बिकॉज यू आर एट द पॉपुलर क्रेस्ट ऑफ योर पॉपुलैरिटी। आप अपनी जो अरूज है उसके ऊपर पहुंचे हुए हैं अपनी शोहरत के, और कौम आपके साथ खड़ी है। पाकिस्तान कौम सिर्फ एक चीज़ चाहती है, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अमन, सलामती, खुशहाली और इंसाफ का जो है वो बोलबाला हो। अब जो लोगों को मज़ीद बेवकूफ़ बनाने का अगर हमने मौका दिया तो यकीन माने हम अपने हाथ से अपना गला काटेंगे। इसलिए बेहतर यह है कि फौरी तौर पर अदलिया को भी यह समझना चाहिए कि पाकिस्तान है तो ये अदलिया है, पाकिस्तान है तो ये फौज है, पाकिस्तान है तो ये अवाम है, और पाकिस्तान है तो ये हुकूमत है। इसलिए हम सबको मिलकर पाकिस्तान की फलाह और बहबूद के लिए इकट्ठे होकर काली भेड़ों को जो है वो निकालना पड़ेगा हमारे दुश्मन को। और वो बिटकॉइन के हवाले से हमने बिटकॉइन माइनिंग के आज कुछ सहूलियात, कुछ बड़े अहम इकदामात का ऐलान किए। उसमें जो कुछ मेगावाट्स अलॉट किए गए हैं, उसके अलावा और भी बहुत कुछ हुआ है। बिलाल बिन साकिब जो है उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट का स्टेटस मिला है। एआई डेटा सेंटर्स हैं। इंडियन मीडिया ये कह रहा था जी कि हमने अपने एसेट्स जो है वो इस वक्त लिक्विडेट किए हैं थ्रू बिटकॉइन, और हम इस वक्त हम जैसे बेच रहे हैं। लेकिन इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन डिजिटल लैंडस्केप, और खासतौर पे जो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। तो हाउ डू यू फील अब्दुल्ला गुल साहब कि ये जो इस तरफ भी हमने बड़ा अहम कदम बढ़ाया है, कितना दुश्मन क्यों इस पर इतना शोर मचा रहा है इस कदम पर? दुश्मन शोर मचाएगा, वो ये समझ रहा था कि हमने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमज़ोर कर दिया है, और एक कमज़ोर पाकिस्तान जो है वो अपना दिफा करने में जो है वो नाकाम हो जाएगा। ये उसकी भूल थी। पाकिस्तान का दिफा मजबूत था अल्हम्दुलिल्लाह। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल मैथडोलॉजी दोनों के अंदर हम जो है उनसे एक कटिंग एज रखते थे अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी एयरफोर्स को देख लें, हमारी नेवी को देख लें, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को देख लें, हमारे जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीज़न है उसको देख लें, जो मिसाइल प्रोग्राम हमारा है। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे तो तकरीबन माजी के अंदर हम $5 बिलियन का उनसे सिर्फ ट्रेड कर रहे थे। आज वो कम होकर जो है 0.7 के ऊपर आ गया, लेकिन ये मज़ीद बेहतर हो जाएगा। वस्ती एशिया के साथ तिजारत बढ़ जाएगी। काज़ा 1000 और इसी तरीके से टैपी के मंसूबे जो है वो अमल में आ जाएंगे, और इसी तरीके से जो है पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। पाकिस्तान के तुर्किया, आज़रबाईजान, सऊदी अरब, ईरान के साथ तिजारती मंडियां बेहतर हो जाएंगी, और साथ ही साथ जो पाकिस्तान ने बेहतर अंदाज के अंदर अमेरिका को अपनी ऑफर की है ज़ीरो उसके ऊपर टैरिफ के ऊपर, ये भी मेरे ख्याल में एक बड़ा पाकिस्तान का ट्रम्प कार्ड था। और साथ ही साथ जो है बिटकॉइन, क्योंकि ये अब एक फ्यूचर की जो है वो ट्रेडिंग जगह है, और अगर हम इस फ्यूचर की ट्रेड के साथ जो है अपने आप को मुंसलिक नहीं करते तो जाहिर है हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए ये बहुत अच्छा फैसला है कि हमने जो है बाकायदा एक जॉब क्रिएट की है, एक मिनिस्टर जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के इस हवाले से एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है देखें आप, ये सिर्फ और सिर्फ लोकल सतह के ऊपर डील कर रही है, जबकि इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट जो है, मैं खासतौर पे चाइना से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे जो चाइना की इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 3 अरब के करीब है, जबकि इसके मुकाबले में जो स्टॉक मार्केट में अमेरिका की इन्वेस्टमेंट है वो 8 अरब रुपए है। इसलिए बेहतर यह है कि वो ममालिक जो हैं वो भी, चाइना भी हमारे साथ इसमें इन्वेस्ट करें, और हमें अब इंटरनेशनली और ग्लोबली जो है अपनी स्टॉक मार्केट को जो है वो आगे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि लोग कारोबार के अंदर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें। और ये एक अच्छा खुशाइंद कदम है इंशाअल्लाह ताला। देखें, जीतने के बाद एक और माहौल बन जाता है। दुनिया आपको एक फ़र्क पोडियम से देख रही है, दुनिया आपको एक फ़र्क जो है वो उसने पोडियम पे खड़ा कर दिया है। वो ये चाहती है कि हाँ, पाकिस्तान अब एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट का किरदार अदा करते हुए इस रीजन के अंदर जो है एक नया जो है वो शिफ्ट लेके आए। और मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं कि ये जो जंग थी सिर्फ ये एक यकीनन अल्लाह की मेहरबानी थी, लेकिन इससे दुनिया का ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो तब्दील होकर रह गया। ईस्टर्न टेक्नोलॉजी बमुकाबला वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, ईस्टर्न जो ट्रेनिंग बमुकाबला वेस्टर्न ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी बमुकाबला प्रोफेशनलिज्म, ये पूरा हुलिया और पूरा नक्शा जो है इस पर दुनिया का बदल के रख दिया। अब्दुल्ला गुल साहब, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया। तफसीलन गुफ्तगू हुई अहम तरीन मामलात पर, बिटकॉइन हो, क्रिप्टो करेंसी हो, या पाकिस्तान और ख़ास तौर पर भारत कशीदगी के तनाजुर में तुर्की के साथ पाकिस्तान के मामलात हो। भारतीय मीडिया क्यों शोर मचा रहा है, क्यों चीख रहा है, आखिर तकलीफ है क्या? चल लोगों को पाकिस्तान के अंदर जो अनासर जो दुश्मन के साथ मिले हुए हैं या मुल्क दुश्मन अनासर, उनको भी बेनकाब किया। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल द नेक्स्ट। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।